आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की क्लास में अपन ने देखा था प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बारे में। इस संघ के प्राणियों के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है और क्या क्या इनके खास करैक्टर होते हैं। तो आज अपन अपना नेक्स्ट संघ देख रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा। तो नेक्स्ट अपने पास है संघ सिलेंट्रेटा। तो मैंने आपको बताया था कि सिलेंट्रेटा संघ को अपन एक और नाम देते हैं और वो नाम क्या है यहाँ पर, निडेरिया। सिलेंट्रेटा संघ को ही अपन क्या बोलते हैं, निडेरिया संघ भी बोलते हैं। अब देखो प्रोटोजोआ के अंदर अपन ने देखा था कि खास करैक्टर एक होता है जिसका नाम होता है संकुचनशील रसधानी, और उसी रसधानी के द्वारा वहां पर अमीबा के अंदर या फिर अन्य प्रोटोजोआ जितने भी हैं उनके अंदर प्रासरण दाब का नियमन होता है, और साथ में ही वहां पर उत्सर्जन के लिए भी संकुचनशील रसधानी है उसका उपयोग किया जाता है। फिर अपन ने देखा था पोरीफेरा के अंदर, और पोरीफेरा के अंदर अपन ने कुछ खास करैक्टर वहां पर भी देखे थे। वहां अपन ने देखा था कि जल नाल तंत्र पाया जाता है, ओस्टिया और ओस्कुलम वगैरह पाए जाते हैं वहां पर। इसके साथ में ही इस संघ यानी पोरीफेरा संघ के प्राणियों को अपन ने एक और नाम दिया था, यानी कि इनको स्पंज भी कहा जाता है। तो हर एक संघ के कुछ ना कुछ खास करैक्टर होते हैं जिनके द्वारा आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। अब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर सिलेंट्रेटा या फिर अपन बात कर रहे हैं निडेरिया। तो एक चीज आपको याद रखनी, जैसे ही सिलेंट्रेटा वर्ड आए इसका मतलब यहाँ पर कुछ खास बात है, और वो खास बात क्या है कि इस संघ के प्राणियों के अंदर कुछ खास कोशिकाएं मिलती हैं जिनका नाम होता है दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाओं का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिकाएं जो कि डंक लगाती है। इसका मतलब ये अपनी सुरक्षा के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए कुछ कोशिकाओं का उपयोग करते हैं जिनका नाम होता है दंश कोशिकाएं। तो बहुत सारे करैक्टर जो है वो अपन आज अपन देखते जा रहे हैं कि सिलेंट्रेटा संघ के अंदर कौन कौन से करैक्टर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर इनका शारीरिक संगठन। सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं इसका शारीरिक संगठन। संगठन अपन ने 4 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, उत्तकीय संगठन, और एक अपन ने पढ़ा था अंग संगठन। अगर अपन बात करें सिलेंट्रेटा संघ की, तो यहाँ पर जो शारीरिक संगठन है वो किस प्रकार का मिलेगा आपको, उत्तकीय संगठन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी कि सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के अंदर संगठन कैसा होगा, उत्तकीय संगठन आपको देखने को मिलेगा। फिर अपने पास आता है यहाँ पर सम्मिति, और सम्मिति की बात करें तो सम्मिति अपन ने कौन कौन से पढ़ी थी, 3 टाइप के जीव देखे थे, असम्मित जीव, द्विपार्श्विक सम्मित जीव और अरीय सम्मित जीव। तो अपन यहाँ बात करें सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा में आपको किस टाइप के जीव देखने को मिलेंगे, अरीय सम्मित जीव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 चीजें अपन ने देख लिया, तो संगठन इनका यानी उत्तकीय संगठन, और दूसरा सम्मिति जो होगी वो अरीय सम्मिति होगी। इसके बाद में अपन देखेंगे इनके अंदर जननिक स्तर, और जननिक स्तर कौन कौन से मैंने आपको बताया था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। 3 जननिक स्तर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब सिलेंट्रेटा, उसके अंदर अपन ने 2 चीजें देखी थी, एक तो डिप्लोब्लास्टिक यानी द्विस्तरीय, और अपन ने देखा था ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी त्रिस्तरीय जीव। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा जो होगा वो किस टाइप के अंदर आएगा, यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक जीव आएंगे। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल 2 ही जननिक स्तर मिलेंगे, कौन कौन से, एक तो एक्टोडर्म और दूसरा कौन सा मिलेगा यहाँ पर, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 ही जननिक स्तर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इसीलिए अपन ने इनको क्या बोला, डिप्लोब्लास्टिक, या अपन इसको बोल सकते हैं क्या, द्विस्तरीय जीव। क्या बोलेंगे इनको अपन, द्विस्तरीय जीव भी बोलते हैं। तो 3 चीजें अपन ने देख ली, उत्तकीय संगठन, अरीय सम्मित जीव और डिप्लोब्लास्टिक जीव इसके अंदर आते हैं। अब एक अपन बात करेंगे यहाँ पर, देखो अगर इसके अपन स्ट्रक्चर देखें तो सिलेंट्रेटा के अंदर आपको इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अगर इसको अपन काटेंगे, सिलेंट्रेटा का अपन एक एग्जाम्पल देखा था जिसका नाम था हाइड्रा। अगर इसको हाइड्रा को अपन काटेंगे तो आपको इस टाइप की एक गुहा देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इस टाइप का एक केनाल सिस्टम या अपन बोलेंगे गुहा मिलेगी। इसको अपन बोलेंगे
जठर संवहनीय गुहा, क्या बोलेंगे इसको अपन, जठर संवहनीय गुहा अपन इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब देखो, जठर संवहनीय गुहा का काम क्या होगा, भोजन जो है वो होगा उसका अंतःग्रहण और उसको बाहर भेजने का काम केवल यही चीज करेगी। यहाँ पर इसका एक मुख होता है जठर संवहनीय गुहा का, और इस मुख को अपन क्या बोलेंगे, अधोमुख। क्या बोलेंगे, इस मुख को अपन अधोमुख बोलेंगे। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, इस संघ के सदस्यों में जठर संवहनीय गुहा वो उपस्थित होती है, और जो भोजन का अंतःग्रहण है और निष्कासन है वो केवल और केवल इस छिद्र के द्वारा ही किया जाता है। इसका नाम क्या होता है, अधोमुख, या इसको अपन एक और नाम दे सकते हैं, और वो नाम क्या है, हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम भी अपन बोल सकते हैं। तो अधोमुख और हाइपोस्टोम का काम क्या होता है, ये करते क्या है, भोजन का अंतःग्रहण और साथ में निष्कासन। अगर आपको पूछ ले कि सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों के अंदर भोजन का अंतःग्रहण और निष्कासन कौन से छिद्र के द्वारा होता है, तो नाम आपको याद रखना है, अधोमुख या अपन बोल सकते हैं हाइपोस्टोम। और यहाँ पर क्या पाई जाती है, एक गुहा पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, जिस गुहा का नाम क्या है यहाँ पर, जठर संवहनीय गुहा। आगे अपन और कुछ खास कैरेक्टर इसके देखते हैं। एक और अपने पास इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इसके लिए, ये चीज याद रखनी है, कुछ सदस्यों का अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कुछ सदस्यों का अंतःकंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे कोरल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, कोरल कहा जाता है। सिलेंट्रेटा के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जिनका अंतःकंकाल जो होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कोरल कहते हैं। अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा है, ओके, तो वहाँ पर क्या होता है, वो बताते रहते हैं कोरल रीफ, एक वर्ड आता है अपने पास में, कोरल रीफ। वो कोरल रीफ वास्तव में क्या है, ये जो अंतःकंकाल है इसका, सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों का जो अंतःकंकाल है, वो अंतःकंकाल समुद्र के अंदर एक चट्टान के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। यानी ये एकत्रित होकर, कोरल जो है वो एकत्रित होकर एक चट्टान बना लेगा, और उसी चट्टान रूपी संरचना को अपन बोलेंगे कोरल रीफ। तो यहाँ पर अपन एक और चीज यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि कोरल एकत्रित होकर एक चट्टान नुमा संरचना बना लेता है, जिसे कोरल रीफ कहा जाता है। चट्टान नुमा संरचना बना लेता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कोरल रीफ बोलेंगे। तो ये चीज भी आपको याद रखनी, इंपॉर्टेंट चीज है। कोरल और कोरल रीफ जहाँ पर भी नाम आए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये किनके सदस्यों के बारे में बात हो रही है, वो होंगे सिलेंट्रेटा संघ के सदस्य, जो कि कोरल और कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आपको देखनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें अपन, एक कोरल की बात करें अपन, मेंड्रीना, एक मेंड्रीना इसका सदस्य है सिलेंट्रेटा संघ का। इसको अपन एक कॉमन नेम देते हैं, कॉमन नेम है ब्रेन कोरल। ब्रेन कोरल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ब्रेन कोरल? क्योंकि इनका जो अंतःकंकाल है, मेंड्रीना जो होता है
इसका अंतःकंकाल आपको दिखाई देता है अपने ब्रेन की आकृति का, और इसीलिए इसका कॉमन नेम है वो क्या पड़ा, ब्रेन कोरल भी इसको कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और करेक्टर्स की। नेक्स्ट और इनका मैं इंपोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। इस संघ के सदस्यों में स्टिंग कोशिकाएं, स्टिंग कोशिकाएं या आप इसको बोल सकते हैं दंश कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है यहाँ पर, इस संघ के सदस्यों में क्या पाई जाती है, इसका खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी खास बात होती है कि दंश कोशिकाएं कौन से संघ के सदस्यों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, तो वो होगा सिलेंट्रेटा। अब इन दंश कोशिकाओं को अपन कुछ और नाम भी दे सकते हैं, जिसका नाम होता है निमेटोब्लास्ट, या अपन बोल सकते हैं नीडोब्लास्ट, या एक और नाम अपन यहाँ पर दे सकते हैं निमेटोसिस्ट। तो अपन बोल सकते हैं इन्हें निमेटोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट भी कहा जाता है। तो ये है सिलेंट्रेटा संघ के सदस्यों का एक और खास लक्षण, क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, दंश कोशिकाएं, या अपन बोल सकते हैं स्टिंग सेल्स पाई जाती है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो दंश कोशिकाएं हैं इनका कार्य क्या क्या होता है, ये किस कार्य करते हैं, यानी किस किस कार्य में इसको यूज किया जाता है। तो कार्य अपन देख रहे हैं यहाँ पर। पहली चीज, दंश कोशिका, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी के अंदर भी दंश कोशिकाएं होती है, वो स्टिंग लगाती है, डंक लगाती है। ओके, तो मधुमक्खी डंक क्यों लगाती है, अपनी सुरक्षा के लिए। मेन जो चीज है वो क्या है यहाँ पर, सुरक्षा। तो फर्स्ट जो कार्य हो गया वो है इसका सुरक्षा, ये अपनी सुरक्षा के लिए दंश कोशिकाओं का उपयोग करती है। सेकंड अपन देखते हैं ये किसमें यूज करती है, भोजन को पकड़ने में, भोजन को पकड़ने में भी दंश कोशिकाओं का यूज किया जाता है। थर्ड अपन देख सकते हैं कि इनका यूज किया जाता है सतह से चिपकने के लिए, सतह से चिपकने के लिए। यानी ये जो दंश कोशिकाएं हैं ये सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों को क्या करते हैं, किसी एक खास सतह से चिपकाने का काम करती है। खूब सारे काम में सुरक्षा कर सकती है, भोजन को पकड़वा सकती है और सतह से चिपका भी सकती है। ये चीजें अपन ने देख ली है। ये हो गए कुछ और कैरेक्टर। अब अपन देख रहे हैं इसके अंदर जनन किस टाइप से होता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जनन अवस्थाएं अपन देखने जा रहे हैं। देखो, अगर बात आए सिलेंट्रेटा संघ की, तो यहाँ पर जो जनन अवस्थाएं होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होता है यहाँ पर पोलिप अवस्था, और दूसरी होती है मेड्यूला। दो अवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो पोलिप अवस्था और दूसरी कौन सी मिलती है, मेड्यूला अवस्था। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या वो देखो। पोलिप अवस्था की अगर अपन बात करें तो आपको इस टाइप की संरचना है वो देखने को मिलती है इसके अंदर, इस टाइप की एक संरचना आपको देखने को मिलती है। हाइड्रा की अगर अपन बात कर सकते हैं तो अब पोलिप अवस्था के अंदर क्या होगा, ये किस टाइप की होगी, ये जो अवस्था होगी वो स्थानबद्ध होगी। ये अवस्था कैसे होगी, स्थानबद्ध। स्थानबद्ध का मतलब है कि ये एक जगह से हिल नहीं सकती है। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि ये कैसी होगी, बेलनाकार अवस्था, बेलनाकार अवस्था। जनन अवस्थाओं का मतलब है कि सिलेंट्रेटा संघ के प्राणियों के अंदर जब प्रजनन की प्रक्रिया होगी तो इनका जो आकार होता है वो किस प्रकार का होता है, आपको किस टाइप का वो देखने को मिलता है, वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो
कुछ सदस्यों के अंदर आपको मिलेगी पोलिप अवस्था, यानी कि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो बेलनाकार अवस्था में दिखाई देते हैं प्रजनन के टाइम पर, और वो कैसे रहते हैं, स्थानबद्ध रहते हैं। और ये जो अवस्था होगी पोलिप, ये मोस्टली बनेगी कब, जब इनके अंदर अलैंगिक प्रजनन होगा। कौन सा प्रजनन होगा इसके अंदर, जब अलैंगिक प्रजनन होगा तब आपको ये जो अवस्था है वो देखने को मिलेगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपको कौन से ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, हाइड्रा। और हाइड्रा में ये जो अवस्था है वो हमेशा रहेगी जीवन भर, यानी हाइड्रा जो है वो जीवन भर इसी अवस्था के अंदर बना रहेगा। आगे अपन बात करें मेडुला, तो मेडुला जो अवस्था होगी वो कैसी होगी, वो आपको देखने को मिलेगी इस टाइप से छतरीनुमा। जैसे आपने जेलीफिश देखी होगी, कभी डायग्राम वगैरह देखा होगा जेलीफिश, वो छतरीनुमा आपको दिखाई देती है। ठीक है, ये कैसा रहेगा, ये रहेगी, ये जो अवस्था होगी वो कैसी होगी, गतिशील अवस्था होगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर गमन कर सकती है इजीली। दूसरी चीज अपन बात करेंगे, ये कैसी होगी, ये तो बेलनाकार है और ये कैसी होगी, छतरीनुमा। कैसी अवस्था होगी, ये छतरीनुमा अवस्था आपको ये देखने को मिलेगी। थर्ड चीज, ये यहाँ पर यूज आ रही थी अलैंगिक प्रजनन के अंदर, लेकिन मेडुला अवस्था है वो किसमें मिलेगी आपको, लैंगिक प्रजनन के अंदर देखने को मिलेगी। ये कब आपको देखने को मिलेगी, ये लैंगिक प्रजनन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जेलीफिश। जेलीफिश इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो पूछ लिया जाता है कि सिलेंट्रेटा संघ या फिर निडेरिया संघ के प्राणियों में जननिक अवस्थाएं कितनी होती है, तो ये पहला क्वेश्चन बन जाएगा, कितनी अवस्थाएं होती है, 2। पूछ लिया जाता है कि 2 अवस्थाओं के नाम कौन कौन से हैं क्रमशः, तो आपको पता होना चाहिए पोलिप और दूसरा मेडुला। पोलिप अवस्था होती है वो किस में काम में आएगी, अलैंगिक प्रजनन में, और मेडुला अवस्था किस में काम में आएगी, लैंगिक प्रजनन में। किस टाइप की दिखाई देगी पोलिप, बेलनाकार अवस्था और स्थानबद्ध, और ये छतरीनुमा और गतिशील आपको दिखाई देगी। एग्जाम्पल आपको याद रखने, हाइड्रा और उसका हो जाएगा जेलीफिश। ओके, तो ये हो गई है बेसिक जनन अवस्था। मोस्टली देखो ये क्या होता है कि ये जीवन भर बनी रहती है हाइड्रा के अंदर, और ये जीवन भर बनी रहती है जेलीफिश के अंदर। ओके, ये भी कब रहेगी, जीवन भर। लेकिन देखो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो प्रजनन के टाइम पर पोलिप अवस्था से मेडुला के अंदर भी चेंज हो सकते हैं, और मेडुला से वापस पोलिप के अंदर भी चेंज हो सकते हैं। कुछ ऐसे सदस्य भी आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों अवस्थाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आगे अपन देखने जाते हैं, इस संघ के कुछ सदस्य पोलिप से मेडुला में व मेडुला से पोलिप में रूपांतरित हो सकते हैं। जिसे पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है, जिसे पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। पोलिप से मेडुला में और मेडुला से पोलिप में ये कन्वर्ट हो सकती है। अगर अपन बात करें यहाँ पे पीढ़ी एकांतरण को एक और नाम देते हैं जिसका नाम है मेटाजेनेसिस। इसको अपन मेटाजेनेसिस भी बोल सकते हैं, मेटाजेनेसिस। अगर अपन बात करें यहाँ पर एग्जांपल्स की कि पोलिप से मेडुला में और मेडुला से पोलिप में कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये अवस्थाएं चेंज होती रहती है, तो एग्जांपल होंगे आपके फाइसेलिया व ओबेलिया। तो सिलेंड्रेटा के 2 सदस्य हैं यहाँ पर, फाइसेलिया और ओबेलिया। इनके अंदर जननिक अवस्थाएं हैं वो रूपांतरित होती रहती है, यानी पोलिप से मेडुला और मेडुला से पोलिप के अंदर ये रूपांतरण आपको देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं इसको मेटाजेनेसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके,
इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जननिक अवस्थाएं हो गई। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर पाचन, कि पाचन किस टाइप से होगा इस संघ के सदस्यों में। तो पाचन मोस्टली आपने देखा होगा कि दो टाइप के होते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन और दूसरा बाह्य कोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब होता है कि अगर फूड का पाचन यानी भोजन का जो पाचन है वो कोशिका के अंदर हो रहा है, उसको अपन बोलेंगे अंतःकोशिकीय पाचन। अगर फूड जो है उसका पाचन कोशिका के बाहर हो रहा है, ओके, उसको अपन क्या बोलेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन बोलेंगे। सिलेंड्रेटा के अंदर आपको दोनों टाइप का पाचन देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, अंतःकोशिकीय व बाह्य कोशिकीय, दोनों टाइप का जो पाचन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, अंतःकोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन। इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके अंदर जनन की। तो आपको पता है, अभी अपन ने देखा कि जनन है वो दोनों विधियों से हो सकता है। कौन कौन से, अलैंगिक व लैंगिक, दोनों प्रकार का जो जनन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये कुछ और खास करके अपन ने देख लिया है, और चीजें अपन देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पर परिवर्धन, और परिवर्धन होगा यहाँ पर किस प्रकार का, अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब है कि इसके परिवर्धन के टाइम पर कौन सी अवस्था बनेगी, लार्वा अवस्था आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था देखने को मिलेगी यहाँ पर, लार्वा अवस्था। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। आगे अपन बात करेंगे इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं इसके, जो कि अपन को याद रखने हैं। तो उदाहरण में सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रा, सेकंड है अपने पास में फाइसेलिया, और इस फाइसेलिया का एक और कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं अपन पुर्तगाल का योद्धा। कॉमन नेम भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट हो गया अपने पास में हाइड्रा, दूसरा हो गया है फाइसेलिया, थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर, एक अपन ने देखा था ब्रेन कोरल जिसका नाम था मेंड्रीना, जिसको अपन ने कॉमन नेम बोला था ब्रेन कोरल, क्योंकि इसका जो कोरल बनता है वो आपको अपने मस्तिष्क के आकार या ब्रेन के आकार का आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ओबेलिया, फिफ्थ है अपने पास में ओरेलिया, और इस ओरेलिया को ही अपन एक और नाम देते हैं, वो नाम क्या है अपने पास में, जेलीफिश। ओरेलिया को ही क्या बोलते हैं अपन, जेलीफिश बोलते हैं। ओबेलिया और ओरेलिया दोनों किसके एग्जाम्पल है, सिलेंड्रेटा संघ के एग्जाम्पल है। इसके बाद में अपन बोलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडेम्सिया, और एडेम्सिया को अपन बोलते हैं समुद्री एनिमोन या सी एनिमोन भी अपन इसको बोल सकते हैं, सी एनिमोन या अपन बोल सकते हैं समुद्री एनिमोन। नाम क्या होगा, एडेम्सिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं एक और, पेनेटुला, जिसको अपन बोलते हैं समुद्री फेन, समुद्री फेन इसको कॉमन लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है। इसके बाद में एक और अपन देख लेते हैं, तो इसको बोलेंगे समुद्री पेन, ओके। एक है अपने पास में गोरगोनिया, और इसको अपन बोलेंगे समुद्री पंखा, समुद्री पंखा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है अपने पास में सिलेंड्रेटा संघ के प्राणियों के। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से एनिमल्स को अपन सिलेंड्रेटा या निडेरिया संघ के अंदर रख सकते हैं, और इसकी क्या क्या खास बात होती है, क्या इनके कॉमन नेम होते हैं। तो इसके साथ में अपना सिलेंड्रेटा संघ है वो कंप्लीट। अब एक छोटा सा संघ अपन और देखेंगे, सिलेंड्रेटा में अपन ने देखा कुछ खास बातें जो
याद होनी चाहिए वो क्या है। सबसे पहले इसके अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर कोरल बनता है जो कि अंतः कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का, और वो कोरल रीफ का फॉर्मेशन भी कर देता है। तीसरी चीज इसके अंदर क्या पाया जाता है, जठर संवहनीय गुहा पाई जाती है, जिसमें क्या होता है भोजन का अंतःग्रहण और निष्कासन एक ही छिद्र के द्वारा होता है, उस छिद्र का नाम क्या है, अधोमुख। ओके, ये जो चीजें होती है कुछ खास करैक्टर होते हैं हर एक संघ के, जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद में अपन अगला संघ देखने जा रहे हैं, टीनोफोरा। अगला संघ है अपने पास में टीनोफोरा। तो टीनोफोरा वो सिलेंट्रेटा संघ है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। अब इसको अपन देखेंगे कि इसके खास बात क्या क्या होते हैं। तो पहली जो खास बात है वो क्या है, इस संघ के सदस्यों को, इस संघ के सदस्यों को समुद्री अखरोट, समुद्री अखरोट या समुद्री कोम्ब, समुद्री अखरोट या अपन बोल सकते हैं समुद्री कोम्ब। कोम्ब मतलब कंघा कहा जाता है। ओके, समुद्री अखरोट क्यों कहते हैं वो चीज भी अपन देखेंगे, क्योंकि इनकी जो इस संघ की जो सदस्यों की जो आकृति है वो मोस्टली अखरोट की जैसी यानी गोलाकार आपको दिखाई देती है, उसके ऊपर कुछ कांटेनुमा संरचना भी आपको दिखाई देती है। तो ये चीज, इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये क्या है, यह है सबसे छोटा संघ है, यह है सबसे छोटा संघ है। अगर अपन बात करें सबसे बड़े संघ की तो वो है अपने पास में आर्थ्रोपोडा, और सबसे छोटे संघ की बात करें तो वो कौन सा होगा अपने पास में, टीनोफोरा। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे। इसके जो सदस्य होंगे वो किस टाइप के होंगे, मैंने आपको बताया गोलाकार, या अपन बोल सकते हैं गेंदनुमा दिखाई देते हैं। इसके सदस्य आपको किस टाइप के दिखाई देंगे, गेंदनुमा दिखाई देंगे। संगठन की बात करें, शारीरिक संगठन की यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, और संगठन कैसा होगा इसका, उत्तकीय संगठन आपको देखने को मिलेगा। किस टाइप का संगठन देखने को मिलेगा, उत्तकीय संगठन। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं इसकी सममिति की, और गोलाकार है इसलिए सममिति का मतलब क्या है, गोलाकार अगर कोई भी जीव है, अगर इसको अपन किसी भी प्लेन से काटेंगे या किसी भी अक्ष से काटेंगे तो आपको दो बराबर भाग तो दिखाई देंगे। इसका मतलब सममिति कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, अरीय सममिति आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। इन जीवों के अंदर आपको कैसी सममिति मिलेगी, अरीय सममिति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें जननिक स्तरों की, स्तर के आधार पर ये कैसे होंगे, द्विस्तरीय यानी डिप्लोब्लास्टिक। दो ही यहाँ पर स्तर बनेंगे, कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें इनके अंदर जो पाचन होता है, पाचन कैसा होगा इनके अंदर, अंतः कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अंतः कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय पाचन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसे होते हैं ये जीव, सारे के सारे कैसे होंगे, समुद्रवासी। इनके जो सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, समुद्रवासी आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी जीव की अपन एक संरचना का देखें यहाँ पर, तो ये गेंदनुमा होती है। इसके ऊपर क्या मिलेगी आपको, 8 पट्टियां देखने को मिलेगी इस प्रकार की। पट्टियां होंगी यहाँ पर, टोटल 8 पट्टियां आपको देखने को मिलेगी पूरी बॉडी के ऊपर, और इन पट्टियों के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होंगे। इन पट्टियों के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे जो आपको कांटेनुमा दिखाई देंगे, और इसीलिए अपन ने इनको क्या बोला है, देखो गोलाकार इसलिए अपन ने नाम दे दिया समुद्री अखरोट, कांटेनुमा संरचना इसलिए अपन ने क्या बोला, समुद्री कोम्ब या समुद्री कंघा बोला है। ओके, इस टाइप की संरचना आपको इसकी देखने को मिलती है। तो इसके ऊपर क्या पाई जाती है, 8 कंकत पट्टिकाएं। कंकत का मतलब होता है कांटे
कांटेनुमा 8 पट्टियां आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी बाहरी सतह के ऊपर। कहाँ देखने को मिलेगी? ये बाहरी सतह पर आपको 8 कंकत पट्टिकाएं जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए अपन ने नाम दिया है इनको समुद्री कोम्ब या कंघा, अपन ने इसको बोला है। और ये जो है ये जो कंकत पट्टिकाएं हैं, इनके ऊपर जो सीलिया प्रेजेंट है, तो आपको पता है सीलिया का काम क्या होता है? सीलिया और फ्लैजेला का काम क्या होता है? गमन के अंदर हेल्प करना। तो ये क्या काम करेंगे यहाँ पर? गमन में सहायता। क्या काम करेंगे? ये गमन में सहायता करते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो 8 कंकत पट्टिकाएं उनके ऊपर सीलिया लगे हुए होते हैं, और ये जो सीलिया है वो किसके अंदर हेल्प करेंगे? गमन में हेल्प करेंगे। ये कुछ खास बातें हैं। कुछ और पॉइंट अपन देखेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री अखरोट कौन से संघ के प्राणियों को कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा आपका? टेनोफोरा। पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा संघ कौन सा है? तो आंसर क्या होगा? टेनोफोरा। 8 कंकत पट्टिकाएं कौन से संघ के सदस्यों में पाई जाती है? तो आंसर क्या होगा? टेनोफोरा। तो ये चीज याद रखनी है। कुछ और अपन खास बात देखते हैं यहाँ पर। इस संघ के सदस्य प्रकाश का उद्दीपन करते हैं। मतलब कि ये जो सदस्य हैं, ऐसे दिखाई देता है कि ये लाइट निकाल रहे हैं। ओके, कुछ इनके अंदर कुछ एक्टिविटी पाई जाती है जिसके अनुसार ये अपन को चमकते हुए दिखाई देते हैं, या अपन बोल सकते हैं इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे बायोलुमिनेसेंस। क्या प्रोसेस पाई जाती है इनके अंतर्गत? बायोलुमिनेसेंस की प्रोसेस पाई जाती है। बायोलुमिनेसेंस का मतलब होता है कि जैव उद्दीपन। क्या बोलते हैं इसको अपन? जैव उद्दीपन। इस वजह से ये जो जीव होते हैं वो अपन को चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ये भी इस संघ के प्राणियों का एक खास लक्षण है कि इनके अंदर कौन सी प्रोसेस पाई जाती है? बायोलुमिनेसेंस की विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर जनन की, तो जनन केवल और केवल कौन सा पाया जाता है यहाँ पर? लैंगिक जनन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन यहाँ पर कंप्लीटली अब्सेंट होता है। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स की या उदाहरण की बात करें। उदाहरण अपन देखेंगे यहाँ पर प्लूरोब्रेकिया, और अपन एक और देख सकते हैं प्लूरोब्रेकिया, और एक होता है अपने पास में टीनोप्लेना। दो उदाहरण आपको याद रखने हैं यहाँ पर। प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लेना नाम के यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको? जीव है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया है अपने पास में टीनोफोरा संघ। खास बात क्या क्या है? समुद्री अखरोट कहा जाता है, इसको समुद्री कंघा भी कहते हैं। ये बायोलुमिनेसेंस यानी कि प्रकाश का उद्दीपन करने वाले जीव होते हैं। इनके बाहरी शरीर पर या बाहरी बॉडी के ऊपर 8 कंकत पट्टिकाएं आपको देखने को मिलती है जिनके ऊपर सीलिया लगे हुए होते हैं, और उन सीलिया का काम क्या होता है? गमन में सहायता करना। ओके, तो ये कुछ खास चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, और ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। तो आज की क्लास अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।